कोरोना का दौर समाप्त हो चुका था। उधर दिल्ली सरकार 100-150 मीटर की दूरी पर कई शराब की दुकानें लगाने का ऐलान कर दी थी। ऐसा क्यों केजरीवाल सरकार नीति के तहत नया कानून बना रही थी? इस नई नीति से दिल्ली सरकार क्या बदलाव करना चाहती थी? दिल्ली सरकार जनता के बीच में शराब को ही आगे लाकर क्यों खड़ा कर दिया था? कहीं सरकार तो इस घोटाले में शामिल नहीं थी? तो यह जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय संदीप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ये पूरी कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजधानी दिल्ली के सभी 272 नगर पालिका वार्डों में से प्रत्येक वार्ड में कई शराब की दुकानें खोली जानी थी। शराब के सामान वितरण हेतु शहर को 32 जोन में बांट दिया गया था। इस पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मुहर लगते ही दिल्ली में धड़ाधड़ शराब की दुकानें खोली जानी शुरू हो गई। दुकानों को अच्छी तरह से सजाया जाने लगा। दुकानों में आकर्षक छूट हेतु पोस्टर भी लगाए जाने लगे थे और दुकानों में विदेशी ब्रांड से लेकर देसी ब्रांड आसानी से उपलब्ध होने लगे थे। विदेशी ब्रांड की फाइल स्क्रिप्ट डिमांड की पूर्ति हेतु सहज बना दी गई थी। इन दुकानों के प्रतिदिन खुलने का समय भी बढ़ा दिया गया था। शराब अपनी बेस अमाउंट पर बिक रही थी। नई नीति के तहत दुकानदारों को डिस्काउंट की भी छूट मिल रही थी। होम डिलीवरी तक जाने लगी थी। इसका सीधा लाभ शराब के शौकीनों को मिल रहा था। यहाँ तक कि शराब पीने की उम्र सीमा 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई थी। फिर क्या था, दिल्ली के ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें लगना शुरू हो गई थी। हर वर्ग के लोग सस्ती शराब के चक्कर में लाइन में लगे दिखने लगे थे। कोई पेटी की पेटी खरीद कर ले जाने लगा था, तो कोई अपनी जेब भर रहा था, तो कोई अपनी थैला भर कर ले जा रहा था। किराने की दुकान की तरह शराब की दुकानें भी सुबह से लेकर शाम तक खुलने लगी थी। अधिकतर ठेका संचालकों ने अपनी रेट लिस्ट लगा रखी थी। उनमें गुरुग्राम, नोएडा से सस्ती शराब मिलने का दावा किया गया था। नीति के तहत ठेकों को एमआरपी से कम पर शराब बेचनी शुरू हो गई थी। ज्यादा पर नहीं, फिर क्या था, शराब की दुकानों के बीच कंपटीशन बढ़ गया और फिर ग्राहकों की तो बल्ले बल्ले हो गई। सस्ती शराब लेने के लिए टूट पड़ते थे। इससे पूरे शहर में शराब के शौकीनों के बीच गजब का माहौल बन गया था। हर दूसरा तीसरा आदमी शराब की बातें करने लगता था। कोई इसे भला बुरा कहने लगे तो प्रतिबंधित राज्यों के शराब पीने वालों की मुंह से लार टपकने लगती थी। यहां तक कि उन्होंने भी दिल्ली की दौड़ लगा दी थी। सामाजिक संगठन और विपक्ष राजनीतिक दलों को यह सब गले नहीं उतर रहा था। नतीजा वह इस शराब नीति को अराजक माहौल बनाने वाले सड़कों पर उतर आए थे, विरोध जताने लगे और केजरीवाल सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करने लगे। इस मांग का असर उन्होंने जांच के आदेश जारी करने के लिए सरकार की शराब नीति की समीक्षा बैठक में पालन करने हेतु दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से 2022 में नई आबकारी नीति को जांच करने के लिए ऐलान किया। जांच रिपोर्ट के अनुसार नीति में जानबूझकर और गंभीर कमियां बताई जाने लगी। रिपोर्ट में पाया गया कि लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ दिया गया था। फिर क्या था, मुख्य सचिव की रिपोर्ट पर एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। जब जांच शुरू हुई तब मुख्य सचिव की जांच के कुछ मुद्दे सीबीआई एफआईआर का हिस्सा बन गया। इस मामले में डिप्टी सीएम और मंत्री मनीष सिसोदिया, साथ ही उन पर राजनीतिक स्तर पर वित्तीय मदद के बदले ठेका संचालकों को लाभ देने का आरोप लगाया गया। इसमें कहा गया कि सिसोदिया ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बड़े फैसले के लिए उत्पाद शुल्क नीति को अधिसूचित किया है। इसके बदले में उन्हें एक बड़ा लाभ मिला है। इसके जवाब में दिल्ली सरकार ने इतना भर ही कहा कि
फरवरी 2021 में दिल्ली कैबिनेट द्वारा गठित मंत्रियों के समूह की एक रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई थी। नीति की इस नियम और शर्तों को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई थी। उसके बाद ही नई शराब नीति को लागू करने की रिपोर्ट एलजी को भेजी गई थी। हालांकि बताया जाता है कि अधिकांश निर्णय डिप्टी सीएम द्वारा लिए गए थे। बाद में इस पर वित्त और कानून विभागों द्वारा अनुमति ली गई थी। था क्योंकि उत्पाद शुल्क का विभाग उनके पास ही था। सीबीआई ने 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर समेत 31 जगहों पर एक साथ छापेमारी के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जांच में कुछ भी नहीं मिला। कई दौर की पूछताछ के बाद दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-2022 के कथित भ्रष्टाचार के लिए 26 फरवरी 2023 को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आखिर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार ही कर लिया। पूछताछ के दौरान सीबीआई ने उन्हें कई सबूत दिखाए। साथ ही साउथ ग्रुप के कुछ लोग घोटाले में शामिल थे। आम आदमी पार्टी के नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी के कविता और उनके कुछ खास लोगों से लगाव था। आम आदमी पार्टी के सांसद और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ कहे जाने वाले संजय सिंह को ईडी ने शराब घोटाले के आरोप में 4 अक्टूबर 2023 को 10 घंटों तक चली छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 6 अप्रैल 2024 को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तिहाड़ जेल में शुरुआती 11 दिन उनके लिए सबसे बड़े मुश्किल दिन थे। वह एक छोटी सी कोठरी में बंद थे। उन्हें बाहर निकलने या किसी से बात करने की इजाज़त नहीं थी। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने उनकी हिरासत मांगी तो उन्हें मुख्य साजिशकर्ता करार दिया गया। हालांकि संजय दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपी नहीं थे जिसकी जांच सीबीआई कर रही है, बल्कि ईडी ने उन पर शराब घोटाले से हुए आय को वैध बनाने का आरोपी बनाया। इसको यदि आसान शब्दों में कहे तो संजय का केस बिल्कुल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह है। केजरीवाल भी शराब घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपी नहीं है, बल्कि उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने अपनी डिमांड एप्लीकेशन में कहा था कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह शराब कारोबारियों से रिश्वत इकट्ठा करने की साजिश में शामिल हुए थे। ईडी ने बताया कि संजय का साल 2017 से दिनेश अरोड़ा से घनिष्ठ संबंध था। ईडी का आरोप है कि दिनेश अरोड़ा ही वह शख्स है जिसने साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच धन के लेन देन के लिए मध्य की भूमिका निभाई।
ईडी का दावा है कि दिनेश अरोड़ा ने ही आप के सांसद संजय सिंह के कहने पर कई रेस्टोरेंट मालिकों से बातचीत की और चुनाव के लिए पार्टी फंड में 82 लाख रुपए के चेक की व्यवस्था की थी। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि संजय सिंह के सहयोगी सर्वेश मिश्रा के माध्यम से आम आदमी पार्टी की नेता 2 करोड़ रुपए दिए थे। सर्वेश मिश्रा भी सीबीआई वाले केस में 2022 सरकारी गवाह बन गए थे और उन्हें जमानत मिल गई। फिर जुलाई 2023 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और ईडी के केस में भी वह सरकारी गवाह बन गए। ऐसे में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के खिलाफ पूरा मामला दिनेश अरोड़ा के बयान की सत्य पर निर्भर है। यह जांच मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ गई और इसमें प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की। ईडी ने आरोप लगाया कि निजी थोक विक्रेताओं को 6% की वापसी यानी किकबैक के बदले में 12% के मार्जिन की अनुमति दी गई थी। इसी सिलसिले में अनुमान लगाया गया कि पूरा घोटाला 292 करोड़ रुपए से अधिक का है। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी नेताओं को साउथ ग्रुप यानी कि कविता के लोगों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली है। फिर तो दिल्ली अब की बार नीति घोटाला आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांसी बन गई थी। ईडी का शिकंजा मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भी कसा जाने लगा था। उन्हें सम्मान पर सम्मान मिलने लगे थे, लेकिन कुछ सम्मान मिलने के बावजूद वह ईडी के राउज कोर्ट में जाने से इनकार करते रहे। कई तरह से किया गया केजरीवाल का बचाव काम नहीं आया और वह 21 मार्च 2024 को ईडी की रिमांड पर लिए गए। उनकी यह गिरफ्तारी 28 मार्च तक हुई थी। इस तरह से आम आदमी पार्टी के मुखिया व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कुर्सी पर रहते हुए जेल जाने वाले पहले नेता बने। ईडी ने अदालत में उन पर सीधे तौर पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल दिल्ली नीति घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। इस संबंध में ईडी ने अपनी रिमांड एप्लीकेशन में तैयार की, जिसमें कहा गया कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल हुए थे और इस लाभ के बदले शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग की थी। हालांकि इससे पहले भी ईडी एक शिकायत में सीएम पर आरोप लगा चुकी थी कि केजरीवाल ने शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक समीर महेंद्रू से वीडियो कॉल पर बात की थी और उनसे इस घोटाले के सह आरोपी विजय नायर के साथ काम जारी रखने के लिए कहा था। साउथ ग्रुप के सदस्यों में से कविता को भी मुख्य आरोपी बताया गया, जिन्हें एजेंसी ने 15 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया। उनकी गिरफ्तारी के बाद ईडी ने 18 मार्च को पहली बार आरोप लगाया कि केजरीवाल इस मामले में साजिश करता थे।